अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पेपर है मॉडल नंबर 5 और ये जो ट्रस्टेड बैंक एटम है उस बुक का ये 5वां पेपर है। अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। देखते हैं पहले सवाल। द मोड ऑफ द स्कोर्स इज, जो मोड क्या होता है मैंने आपको बताया सेंट्रल ऑफ जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोड, मीडियन और मीन की बात की थी। मीन जिसे हम एवरेज कहते हैं, मोड हम कहते हैं कि जब कौन सी वैल्यू जो हमारे पास है जो मैक्सिमम टाइम आई है, मीडियन जो हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है। यहाँ मोड पूछा है। सबसे पहले इसका आसान तरीका ये होता है कि आप ये सारी जो रकमें दी हुई हैं इनको तरतीब लगा लेंगे, एक लिख लें, फिर दो लिख लें, फिर तीन, फिर चार, इस तरह। फिर उसमें देखें कि मैक्सिमम टाइम कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक, दो, ये चार है, ये 3 दफ़ा आ रहा है, और जो 3 है वो 2 दफ़ा, बाकी सारे यानी 4 यहाँ इसका मोड है क्योंकि वो 3 दफ़ा आ रहा है, बाकी रकमें इसके अंदर जो हैं वो 2 या 1 दफ़ा आ रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स है द रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च जो रिपोर्ट है इसके कितने पार्ट होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट यहाँ से मुराद थीसिस मुराद है कि थीसिस कितने, थीसिस के 3 पार्ट्स होते हैं। प्रीलिमिनरी यानी वो थीसिस जिसको जो पहले फ्रंट वाले पेजेस होते हैं जो उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी पेजेस। एब्स्ट्रैक्ट तक तो आपने थीसिस बनाया होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट तक जो पेजेस होते हैं ना इंट्रोडक्टरी सारे इस तरह के, वो हमारे एक्नॉलेजमेंट वाला, फॉरवर्डिंग लेटर हो गया, आउटलाइन हो गई, कोई टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, इस तरह चीज़ें जो हम उसके अंदर शामिल करते हैं इसको प्रीलिमिनरी पेजेस बोलते हैं। ठीक है, पहले पार्ट बोल लें। दूसरा हमारे पास जो होता है जो जिसके अंदर सारा निचोड़ होता है, या जो मिडल पार्ट है जिसके अंदर सारी बातों को हमने डिस्कस किया हुआ है, वो हम उसको बोलते हैं मेन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेन बॉडी। ये दूसरा पार्ट है, मेन बॉडी। तीसरे को हम बोलते हैं वो अपेंडिक्स, जिसके अंदर हमारे ये बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस आ जाते हैं। कोई एट द एंड हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चनियर है, या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो हमारी उसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, ये मैंने 5 तक करवा दी। बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर पहले हम हाइपोथेसिस देते हैं। नहीं, हाइपोथेसिस ये मैंडेटरी है, एक लाजमी चीज़ है। वो कहाँ पे है? ये इसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बेसिक के अंदर है। एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च बाई पर्पज। रिसर्च बाई पर्पज की कितनी 5 तरह की हमने रिसर्च पढ़ी थी। एक को हम बोलते थे उसको बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, उसके अलावा एक्शन रिसर्च, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन रिसर्च। तो बेसिक एंड अप्लाइड यहाँ पे है, रिसर्च बाय पर्पस से है। रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है? कोई भी आप रिसर्च करने लगे हो पहले तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, किस चीज़ के ऊपर हमने रिसर्च करनी है। नाइन्थ है रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमने पढ़ी, सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी। तो रैंडम सैम्पलिंग कहाँ पे होती है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कौन सी सैम्पलिंग होती है? इंडक्टिव क्या कहते हैं? जहाँ हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि इंडक्टिव के अंदर पहले हम एग्जाम्पल बता रहे होते हैं, फिर हम रूल की तरफ जाते हैं। पहले हम जो है ना वो पिछली बातें यानी को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि अगर यूं हो तो यूं, फिर हम बाद में रूल की तरफ जा रहे होते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसे हम इंडक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे कि पहले रूल पहले बताए जाएंगे, एग्जांपल बाद में बताई जाएगी। 12 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये कि ये हमारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, रिसर्च अच्छी होगी, अच्छा करिकुलम हम करेंगे, डेवलपमेंट, यही सारे आ गए। ठीक है। 13 हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च इज यूजफुल फॉर टीचर्स। टीचर के लिए ये रिसर्च कैसे फायदेमंद है? देखिए, टीचर कैन गेट बेटर पे स्केल। मैं रिसर्च करने लग गया हूँ तो गवर्नमेंट आएगी तो बंदा बड़ा रिसर्चर है, तनख्वाह बढ़ा देते हैं ना भाई ना। इट कैन इंप्रूव मेथड ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। तो ये क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो मुझे ईज ऑफ बताएगा कि कैसे मैं बेस्ट तरीके से लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, कैसे मेरे बच्चों की समझ आ सकती है, कैसे मैं एजुकेशन के प्रोसेस को स्मूथ बेस्ट वे में डिलीवर कर सकता हूँ। ये बात तो ठीक है। टीचर कैन हेडमास्टर कोऑपरेट इन द बेटर वे। उसके बाकी छोड़ो सारी। बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बी करेक्ट है। 14 है व्हाट टाइप ऑफ रिमेन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरी कुछ भी रिमेन हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, प्रिंटेड, हैंड रिटन, कुछ भी हो सकता है। तो अलाफ हो गया। हाउ कैन डाटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो क्वांटिटेटिव डाटा होगा जिसके अंदर हम सर्वे कर रहे होते हैं, क्वेश्चनर वगैरह होता है। डैश एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू, एजुकेशन में कहते हैं सोशल प्रोसेस है। तो सोसाइटी इज प्रोसेस व्हिच अ सोसाइटी ट्रांसमिट कलेक्टिव एक्सीलेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। 17 डैश इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच एनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी एजुकेशन की तारीफ हो गई है। एजुकेशन की तारीफों को मैं गुजार रहा हूँ, आप उसके अंदर कीवर्ड देख लीजिएगा, कीवर्ड की समझ आ गई तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा 18 है डैश इज अ कॉन्शियस एक्टिविटी। अब एजुकेशन एक कॉन्शियस एक्टिविटी है ना, सुनते हो तो कोई नहीं कर दिया सी। ट्रांसमिटेड कल्चर हेरिटेज, ट्रांसमिट की बात आ गई, वो भी एजुकेशन की डेफिनेशन एंड ह्यूमन एंडेवर टू द नेक्स्ट जनरेशन फर्स्ट। अच्छा 19 है डैश रेफर टू ऑल दीज एक्टिविटीज बाय विच एम एट द ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन। इंसान को इंसान बनाना ये किसकी है, ये क्या चीज बताती है, ये एजुकेशन ही बताती है कि बंदे को बंदा किमें बनाना। डैश 20 एजुकेशन रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को चेंज करना, डेवलपिंग इंडिविजुअल फैकल्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉ सो एज टू सिक्योर ह्यूमन सक्सेस एंड ग्लोबल पीस। एजुकेशन की डेफिनेशन है ये। 21 डैश इज द प्रोसेस ऑफ चेंज व्हिच एम्बॉडीज ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी दैट फिट एन इंडिविजुअल फॉर सोशल लिविंग एंड दैट हेल्प ट्रांसमिट टू। अब एक तो ट्रांसमिट की बात आ जाए, सोशल बीइंग, चेंज, ये सारी बातें एजुकेशन कर रहा होता है, ये सोशल, बाकी तो और चीजें हैं तो ये खुद ही आप कर लेंगे। Which who said education is the process of development of sound mind and the sound body development of mind and sound body। ये कौन बात करता है, ये प्लेटो बात करता है। Education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the faculties to the fullest extent and as a member of society। इंसान को उसके फुल पोटेंशियल पे तैयार करना, अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के काबिल बनाना, ये कौन कहता है, अरिस्टोटल कहता है। Who said education is the process of formation of the highest moral character of the individual through many-sided interest। फ्रेडरिक हर्बर्ट की डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मोरल की बात है। कीवर्ड याद करने देना, रट्टा लगा लीजिएगा इन कीवर्ड्स को, डेफिनेशनों को, कि जो हाईएस्ट मोरल कैरेक्टर की बात करते हैं वो फ्रेडरिक हर्बर्ट कहता है, ठीक है। हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग लाइफ प्रेजेंट एंड इक्विडेंस विद राइट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये फ्रोबल कहता है कि लाइफ को जबरदस्त बनाना, लाइफ को प्रेजेंट बनाना, इक्विडेंस बनाना, ये कौन कहता है, फ्रोबल कहता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअली इन द नेचुरल की बात हो, इंडिविजुअल की बात हो तो रोसू की तरफ आंखें बंद करके चले जाना। हु सेड एजुकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ऐसा ऐसा ये तो ये इंटीग्रेटेड का वर्ड याद रख लें, ये पिस्टालोजी यूज करता है। इंटीग्रेटेड का वर्ड कौन यूज करता है, पिस्टालोजी। तो ये पिस्टालोजी कहता है इंडिविजुअल एबिलिटी, जो इसका शागिर्द है, इंडिविजुअल की बात भी करेगा और इंडिविजुअल की बात वो भी करता है, रोसू भी करता है। साथ में इसने इंटीग्रेटेड की बात कर दी है तो ये पिस्टालोजी करता है जी। ये बंदे बड़े शागिर्द हैं और जहाँ पिस्टालोजी होगा वहाँ रोस लिखेंगे भी नहीं। Who said education is the reconstruction of, रिकंस्ट्रक्शन की बात कौन करता है, जॉन डॉबी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बुक भी है, इसकी फिलॉसफी भी है। Who said education is the activity of enabling an individual to recognize God। अल्लाह की पहचान को, अल्लाह को पहचानना और गुड और इवल, अच्छे और बुरे की तमीज होना, कौन बात करते हैं, गजाली बात करते हैं। कुछ मिलती जुलती बात इसी से शाह वलीउल्लाह भी करते हैं। एजुकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिवील्ड नॉलेज। जो रिवील्ड नॉलेज की बात करेगा अल्लामा इकबाल करेगा, इब्न खल्दून, हाँ इब्न खल्दून ने कहा था कि जो सबसे हकीकी असल नॉलेज जो है वो ये है, दूसरा क्या बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू अल-गज़ाली एजुकेशन एग्जिस्ट पोटेंशियली इन ह्यूमन। एजुकेशन जो है वो इंसान के अंदर उसकी ह्यूमन सोल लाइक द सीड इन द सॉइल। इमाम गजाली कहते हैं कि जो इंसान का एजुकेशन ऐसे जैसे सोल इन द सीड, जैसे वो बीज होता है रेत के अंदर, ऐसे इंसान के अंदर एजुकेशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डैश अल गजाली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज अ फंडामेंटल राइट की बात कौन करता है, ये अल गजाली करते हैं। इनको आपने एक दो दफा पढ़ लेना, ये डेफिनेशन है और कीवर्ड तलाश कर लेनी है कि ये कीवर्ड किसमें है, ये कीवर्ड किसमें है। अच्छा जी, अल-गज़ाली गज़ाली जो है प्लेटो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसकी बात इसे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि ये भी वो भी रिलीजियस थोड़ा था और ये भी रिलीजियस था। द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन एंड द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू मुस्लिम थिंकर्स। कि मुस्लिम थिंकर्स को ये बताया कि ये जो तुम मारते हो ये तुम बहुत गलती करते हो, ये मारने वाला काम जो है ना इस अखलाक के रजीला आते हैं। बच्चे झूठ बोलना, गिबत, बुराई करना, काम चोर बनना, ये सारे काम बच्चे मार से सीखते हैं। तो खुदारा टीचरों मारना छोड़ दो बच्चों को। कीमिया सादत इमाम गजाली ने लिखी थी और इसके अंदर वो किसके ऊपर लाइट डालता है, सारी बातों के ऊपर लाइट डालता है। यहाँ पे परसेप्शन, पर्सनैलिटी, कॉग्निशन, सारी बातें करता है। अच्छा, तहफतुल फलसफा, तो ये भी गजाली किया। हमें तो अहयाउल उलूम, कीमिया सादत, ये दो किताबें हमें रटा लगा होता है किताब में, और तहफतुल जो है फलसफा, ये भी इसी की किताब है इमाम गजाली की।
अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद, ये इसका अब्दुल खलदून का नाम था। इब्न खलदून जो है 1332 में पैदा हुए ट्यूनिस के अंदर। 1406 में इनकी वफात हुई। मुकदमा इन्होंने बुक लिखी। मुकदमा बुक वैसे हिस्ट्री के ऊपर बुक है और इसके अंदर बाकी उन्होंने मजमून भी शामिल किए थे। फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस साइंटिफिक सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ हिस्ट्री, जो इब्न खलदून ने ये बात की थी, यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ये इब्न खलदून हिस्ट्री की जो बात की थी ना मुसलमान थिंकर्स में, जिसने एक नई जिद्दत दी थी हिस्ट्री को, नए तरीके से बताना सिखाया था, वो इब्न खलदून था। इब्न खलदून ने अपनी मुकदमा बुक लिखी थी 1377 में लिखी थी। अब 1304 में पैदा तो 1377 में बुक लिखेगा, 1879 में थोड़ी लिखेगा। शाह वलीउल्लाह जो है ये 1703 के अंदर पैदा हुए, 1762 के अंदर इनकी वफात हुई। कुतुबुद्दीन जो है ना, इनका जो उन्होंने टॉपिक रखा हुआ था, जो क्या बोलते हैं लोग नहीं, शाह वलीउल्लाह कहते थे और इनका असल नाम जो था वो कुतुबुद्दीन था। शाह वलीउल्लाह ने 51 किताबें लिखी थी और ये पहला सवाल का मुझे कोई नहीं पता, ये आप देख लीजिएगा, बल्कि मुझे भूल गया है, मैं इसको सर्च करता। अगर कोई सर्च करे तो वो कमेंट के अंदर मेंशन कर दे कि शाह वलीउल्लाह ने जो बुक लिखी है 51 बुक लिखी थी, उसमें अरबी में कितनी है और पर्शियन में कितनी हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हुज्जतुल बालिगा। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल बालिगा लिखी थी। हुज्जतुल बालिगा और इज़ालतुल खीफा ये शाह वलीउल्लाह की बुक है। विच वन ऑफ दीज वाज द ओपिनियन दैट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन शुड प्रोसीड पॉलिटिकल चेंज। ये अलमरवर्दी है, पता नहीं कौन सा अलमरवर्दी है, और इसने ये कहा थी कि ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से पॉलिटिकल चेंज आती है, पॉलिटिकल चेंज से रेवोल्यूशन आता है। सर सैयद अहमद खान जो है वो 1817 के अंदर पैदा हुए, 1898 के अंदर इनकी वफात हुई। उस अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की। इमोवर जो है ना, ये वर्ड इसका मतलब है इमोवर निकला, इसका मतलब है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तहरीक पैदा करना, स्टीयर अप, टू एक्साइट, टू एजिटेट, उभारना किसी चीज़ को, तो ये इमोवर है। अब मोरस का जो है, जो मोरल है, ये मोरस से निकला है, जिसका मतलब अखलाकियात, मैनर्स हैं, कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, ये आता है। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल, एरिक्सन ने थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दी थी, जिसके अंदर उसने 8 बातें की थी। सम ऑफ क्वेश्चन को जो है वो क्या बोलते हैं, टेस्ट इज द सम, टेस्ट होगा इसका आंसर। हायरार्की ऑफ नीड ये माजरो ने दी थी। अल्फ्रेड बिनेट जो था उसने इंटेलिजेंस के ऊपर 1905 के अंदर सबसे पहला टेस्ट दिया था। फिजिकल ग्रोथ अफेक्टेड होती है, ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, दोनों फैक्टर इसके अंदर है, बोथ ए एंड बी, दोनों चीजें इसके अंदर इफेक्ट होती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये किसकी ब्रांच है? ये अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये एप्लीकेशन कर होती है ना, अप्लाई कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो इंसान की बस से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 18th सेंचुरी जो है उसको प्रॉपर जो है इसको सब्जेक्ट का नाम दिया गया 18th सेंचुरी। अगर आप पूछे सवाल देखते हैं कि द डिसिप्लिन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन की बात की ना, इसका मतलब कब ये सब्जेक्ट बना था, तो ये 1800। अगर नॉलेज की बात होती तो बर्थ से इंसान का जो है शुरू हो जाती है साइकोलॉजी। द डिग्री टू विच इक्वली कंपोनेंट स्कोर बिटवीन द सेम रिजल्ट, अगर एक कोई रिजल्ट है, आइटम है, जैसे एमसीक्यूज है, मैं भी वही मार्क्स देता हूँ, कोई और चेक करता है वो भी वही मार्क्स देता है, तो उस सूरत के अंदर हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी है कि इसके अंदर कोई नंबरों के अंदर हेरा फेरी नहीं हो सकती। परी रिक्विजिट स्किल नीडेड टू बाय स्टूडेंट हु सक्सीड इन यूनिट और कोर्स। परी रिक्विजिट प्लेसमेंट, यानी पहले हम प्लेसमेंट टेस्ट लेते हैं कि बच्चे की एलिजिबिलिटी देखते हैं कि वो मैट्रिक की या FSC इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की क्लास में बैठने के काबिल है भी कि नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी प्लेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। प्यूपल लर्निंग प्रोग्रेस की बात होगी तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, यानी ड्यूरिंग हो जो प्रोग्रेस देखते हैं। एन ऑब्जेक्टिव हैज 2 कंपोनेंट्स, एंड ऑब्जेक्टिव है कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है? अच्छा, ब्लूम क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इनटू 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोसोशल, साइकोमोटर। द राइट टू मेक डिसीजन, ये क्या होती है? कौन डिसीजन लेता है? जिसके पास अथॉरिटी होती है, यानी टू डायरेक्ट द वर्क को डायरेक्ट भी करना, फैसला भी लेना, ऑर्डर देना, ये कौन करते हैं? अथॉरिटी ये काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप सजेस्टेड बाय रेनिस लिकर्ट। ये जो है ना क्रिस्मेटिक लीडरशिप के बंदे के अंदर ना कायदाना सलाहियतें खुद भी होती हैं, बड़ी चारगन, जैसे इमरान खान है। अब यानी वो लोग जो पुराने 30 साल से 40 साल से मुल्क रूल कर रहे हैं, और एक बंदे को 3.5 साल मौका मिला है और लोग उसको दीवानावार चाहते हैं, आज भी 70 to 80% लोग उससे चाहते हैं, तो इट मीन कि उसके अंदर जो है वो कायदाना सलाहियतें हैं, उस बंदे के क्रिस्मेटिक है, वो उसकी पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिससे रहा ना जा सके, जिसके अंदर बड़े कमालात हों। अच्छा, सिर्फ विच कैटेगरी ऑफ पावर दैट डिपेंड्स ऑन अ फेयर,
जहाँ पे आपको बच्चे को झिड़केंगे तो वहाँ पे फेयर का पावर होगा, कोर्सिव पावर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज स्टाफिंग, कहते हैं कि ठीक टाइम पे ठीक जगह पे ठीक बंदे को हायर करना स्टाफिंग। अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड गोल्स एंड यूजिंग दीज गोल्स टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंसेज। तो ये मैनेजमेंट का ये काम है कि वो अच्छे बंदे को रखना और उनसे काम लेना, ये मैनेजमेंट की खूबसूरती है, मैनेजमेंट का आर्ट है। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क दैट इस्टेब्लिश वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क। तो ये प्रोसीजर होता है जो हम काम कर रहे हैं, वे ऑफ परफॉर्मिंग। वे क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर को बोलते हैं वे। इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड होता है, ये 3 साल लिखा हुआ है, 2 साल का होता है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा था। ये एमसीक्यू में 3 साल लिखा हुआ, मेरे ख्याल अब ये नहीं होता। ये हमें वैसे कहते हैं 3 साल के अंदर फलां कर लो, लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। बाकी कोई इसको कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा जी कि आपने इसको क्या पढ़ा है। द पावर डेलीगेट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज, यानी कि पहले मैनेजर है, सब सुपरवाइजर, सबके पास पावर है, तो एक बंदे के पास सारी पावर नहीं, तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फोर्ड को मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिव, जो छोटी छोटी चीजों को करते हैं उसे कंपोनेंट्स बोलते हैं। अ करिकुलम इज द ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ स्कूल दैट इंक्लूड एक्सपीरियंस फॉर द, तो सारी चीजें करिकुलम के अंदर जो होती है किसके लिए होती है, लर्नर के लिए होती हैं। द स्कोप ऑफ करिकुलम, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, सारी चीजें उसके अंदर जो है करिकुलम के अंदर होती हैं। डिटेल्ड कंटेंट को हम कोर्स बोलते हैं। परसेंटेज को हम 100% से शो करते हैं। और परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से हम नॉलेज हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब देखने से, तो 75% जो नॉलेज है हम देखने से हासिल करते हैं, 75% देखने से हासिल करते हैं। कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज, तो जो क्लास के अंदर एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज, अबव, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। समेटिव भी होती है जो एट द एंड ऑफ हम जो असेसमेंट कर रहे होते हैं, समेटिव होती है। विच एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट टू गिव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। 1972 की पॉलिसी कहती है चाहे आर्ट्स पढ़ो चाहे साइंस पढ़ो, इक्वल है, कोई ये फर्क कोई नहीं है। जैसे आजकल भी तो ऐसे ही है, मैं लेक्चरर हूँ आर्ट्स का और मेरी भी सैलरी उतनी है और साइंस के लेक्चर की सैलरी भी उतनी है और सेम स्कोप, सारा कुछ सेम है, प्रमोशन क्राइटेरिया सब कुछ सेम है। हाँ, वैसे स्कूल साइड पे जो साइंस वाले जल्दी प्रमोशन कर देते हैं। अच्छा, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक इट सिलेक्शन फ्रॉम, तो ये जो करिकुलम बनता है ये कल्चर के बुनियाद पे बनता है ना। आप यूएसए के कल्चर यहाँ पे तो नहीं कर सकते, करिकुलम में डाल सकते। हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के 4 कंपोनेंट है, कौन कौन से होते थे, जिसके अंदर पहले हमारा होता था ऑब्जेक्टिव होता था, टीचिंग मेथड होता था, कंटेंट होता था, एवेल्युएशन होती थी। द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक टेलर इसकी बात करता है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव करिकुलम के अंदर। वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्या चल रहा है, ये किस तरह, ये इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, देखना यानी जांचना। When, what, why, ये साइकोलॉजी वाले बात करते हैं इस तरह की, हाउ, इस तरह की बात। फिलॉसफी एंड करिकुलम आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ, के फिलॉसफी भी बात करती है कि जिंदगी का पर्पस क्या है, करिकुलम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। प्लस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न्ड विद, फिलॉसफी आइडिया के ऊपर बेस कर रही होती है। इब्न खल्दून जो है रिवील्ड नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज की बात होगी, एपिस्टेमोलॉजी होगा। हु होल्ड दैट द इनजस्टिस डिस्पोजिटम एंड टायरनी आर द क्लियर साइन ऑफ डाउनफॉल ऑफ द नेशन, कौन कहता है ये सारी चीजें? इब्न खल्दून कहता है कि अगर जुल्म होगा, जबरियत होगी, इंसाफ नहीं होगा तो वो माशरा तबाह हो जाएगा। अभी पाकिस्तान की नाकामियों की वजह यही है। Who said acquisition of knowledge is not only human nature but also male female fundamental rights, ये इब्न खल्दून कहता है acquisition of knowledge is not only human nature, ये जो knowledge से कहता है इंसान की नेचर, वो कहता है इंसान की ज़रूरत है, इंसान फितरी तौर पे पैदा ही पढ़ने के लिए हुआ है, इंसान पढ़े बगैर जाने बगैर रह ही नहीं सकता, इब्न खल्दून कहता है। इब्न खल्दून देयर आर डैश मेन स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, 2 कहा गया, एक वो अलूम अकली और एक वो अलूम नकली बोलते हैं। अलूम अकली जो हम अकल से सोचते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, और अलूम नकली जो कुरान हदीस फिक्र वगैरह है। डैश बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द रिलीजियस साइंस ओवर द रैशनल साइंस, रिलीजियस साइंस को ज्यादा देते हैं अहमियत, ये इब्न खल्दून, रिलीजियस साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ रैशनल दिमागी साइंस, यानी जैसे अकल दीन के ऊपर गालिब है ना कि अकल दीन के ऊपर, अकल के ऊपर गालिब है ना कि अकल दीन के ऊपर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डैश that society is an organism which obeys its own inner laws, ये इब्न खल्दून कहते हैं, ये इब्न खल्दून की गल्ले बढ़िया हैं ने। According to Dash, education should strive for the accomplishment of the major object of human life। अच्छा जी, इब्न खल्दून कहता है in the continuous changing process, चेंजिंग प्रोसेस की बात प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन व्हिच मेक मैन रिस्पांसिबल फॉर
द एक्शन एक्सपीरियंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला कहते हैं कि इंसान अपने के किए का खुद जिम्मेदार है। स्टडीड ऑफ ग्रेट बुक्स पैदलिज्म वाले इसकी बात करते हैं। जो आसान सा पेपर था मैंने जल्दी से गुजार दिया है। एक तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है और गरीब बंदा हूँ, एसी तो है कोई नहीं, और दूसरा जो है ना वो फिर पसीने से बुरी हालत हो जाती है, प्यास भी लग रही है, दिल कर रहा है जल्दी से ख़त्म हो, कपड़े भी ऐसे हो जाते हैं ना कि आधा दिन भी नहीं पहने जाते जब पसीना आता है तो। खैर कुछ की चीज़ की समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। जज़ाकल्लाह।